नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम अंदर की जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे, बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे कि यूक्रेन में ये सब हो रहा है, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अभी तक तो हम सब लोग जानते हैं यूक्रेन में ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो नाटो की तरफ जाना चाहता था, रूस नाटो की तरफ नहीं जाने देना चाहता था और इसलिए झगड़ा हो गया। लेकिन वो नाटो की तरफ जाना क्यों चाहता था और इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? क्या 2014 की क्रांति पर्याप्त कारण है? क्या इसके अंदर अमेरिकी साम्राज्यवाद के जो मजबूत टूल हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह, उनका कोई हाल तो नहीं है? कहीं इसमें कोई ना कोई दूसरा एलिमेंट तो नहीं है? हथियारों का कारोबार तो नहीं है? तो इस बारे में मैं बात करूंगा। आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जो आप मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ, उसके बाद बातचीत शुरू करते हैं। बहुत सरल तरीके से बताऊंगा कि आपको झट से समझ में आ जाए। अक्सर आपने पिक्चरों में कुछ मक्कार टाइप के साहूकार देखे होंगे जो किसी की ज़मीन हड़पने के लिए उसको कर्जे में दबा देते थे। यानी वो उसको इतना कर्जा देते थे, इतना कर्जा देते थे कि वो चुका ना सके, और जब वो चुका नहीं पाता था तो उसके ऊपर शर्तें लगाते जाते थे और अंत में वो जो कहते थे सामने वाला वही करता था। ऐसे समझिए कि मैं, मान लीजिए, एक ऐसा आदमी हूँ जिसने किसी एक आदमी से कर्जा लिया और जैसे ही मैं उसकी तरफ देखता था वो मुझसे कहता था, तू तो मेरा भाई है, तेरी ज़िंदगी बेहतर बनाना मेरा मकसद है, बोल तुझे क्या चाहिए? मर्सिडीज चाहिए ना, ले, मेरे घर पे खड़ी कर जाएगा और मुझे लगेगा कि मेरी ज़िंदगी शानदार और खुशहाल हो गई है, मेरे पास अब मर्सिडीज़ आ गई है और मैं अगली बार फिर मुझे कोई बंगला या कोठी दिखेगी तो फिर वो मुझे फंड कर देगा। पता चला कि मेरे ऊपर 2-4 करोड़ का कर्जा हो गया और अब मैं उसको चुकाने की हालत में नहीं हूँ। और जब मेरी ये हालत होगी तो धीरे धीरे करके वो सामने वाला अपनी शर्तें रखेगा। कहेगा, देखो भाई, तुम्हारे ऊपर इतना कर्जा है, तुम रोज़ गाड़ी चलाते हो, क्यों नहीं तुम पैदल पैदल चलते हो? अपने बच्चे को तुम ये इतना अच्छा खाना क्यों खिला रहे हो? तुम अपने बच्चे को रूखी सूखी खिला दो। अरे दुनिया खाती है, आजकल तो लोग फैशन में डाइटिंग कर रहे हैं। अपने बच्चे को कल से सूखी रोटी 2 देना, इससे ज़्यादा मत देना। तीसरी शर्त रखेगा, भैया कर्जा कैसे चुकाओगे? तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है, तुम्हारी पत्नी तो ऐश कर रही है, उसको बोलो कि सूती साड़ी दो, उससे ही काम चलाए 100-200 वाले से। और फिर ये कहेगा कि भैया तुम्हारे घर में अब कर्जा चुकाने को पैसे नहीं है तो तुम्हारे घर का बाहर वाला कमरा, पीछे वाला कमरा, ये मेरे दोस्त को किराए पे दे दो, वहाँ दुकान खोलेगा। और उसको दुकान चलाने में अड़चन मत करना। वो रात को शोर करे तो भी करने देना, गंदगी फैलाए तो भी फैलाने देना, वो आपके पड़ोसियों को लूटे तो भी लूटने देना, बीच में मत बोलना, वरना तुम कर्जा कैसे चुकाओगे? तुम्हारे घर का प्रबंधन ही खराब है। तुम तो बिला वजह इतने तुमने खर्चे पाल रखे हैं तो तुम कर्जा चुकाने की हालत में ही नहीं हो। तो आप क्या करोगे? वो जो कर्जा देने वाला है उसकी शर्तें मानते फिरोगे। अब हम आपको पीछे लेके जाते हैं। पीछे लेके जाने के लिए मुझे आपको ले जाना पड़ेगा यूक्रेन के इतिहास में। ये यूक्रेन अलग हुआ तो ये इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का सदस्य बन गया। IMF जो है वो अपने आप में बड़ी प्यारी सी जगह है और बहुत प्यार से दुनिया के सारे देशों को कर्जा देकर फंसाती है। जैसे कि मेरे दोस्त जो एक सगा बन रहा था, जो कार और बंगला मुझे दिला रहा था, उसकी जगह। और नया नया देश बना था यूक्रेन, उसको लगा ठीक है विकास कर देंगे, चमका देंगे, ये वो फलानिम का, और कर्जा देते चला गया। और अब हालत ये है कि यूक्रेन इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी IMF का चौथा सबसे बड़ा कर्जदार है। यहाँ से खेल समझना शुरू करिए।
चौथा सबसे बड़ा कर्जदार है। और आपको बताऊं कि आईएमएफ जब किसी को लोन देता है तो उसके बाद कौन कौन सी शर्तें लगाता है। जैसे हमारे यहाँ पे मैंने बताया, शर्त लगाई बच्चों को 2 रोटी खिलाओ, पत्नी को बोलो 2 जोड़ी सूती साड़ी से काम चलाए, बाहर का कमरा मेरे दोस्त को दे दो, अपना सोफ़ा भी मुझे किराए पे चढ़ा दो, रात को मत सोया करो, वो जो चाहे। उसी तरह से ये क्या करते हैं, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो देश के सिस्टम में बदलाव होता है। आप आज़ाद देश होते हैं लेकिन काम उनके तरीके से कर रहे होते हैं। देखिए, जब मैं ये बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा भारत के इतिहास में भी जाते जाइएगा, याद करते जाइएगा कि राजीव गांधी की हत्या हुई, उससे पहले इंदिरा गांधी की हत्या हुई, और वो कुछ ऐसी नीतियों को कभी नहीं बदलना चाहते थे जो उनके मरने के बाद तेज़ी से बदली गई। जैसे कि गरीब गुरबे का ख्याल रखना, आम लोगों को सब्सिडी देना, वगैरह वगैरह वगैरह, किसान को सब्सिडी देना, खेतिहर का ख्याल रखना। लेकिन आईएमएफ की नीतियां इसके खिलाफ हैं। और जब कोई ऐसा काम करता है तो उसके लिए इनको ऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है। ये आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो या WTO हो, ये सब कहीं ना कहीं एक अमेरिकन साम्राज्यवादी कैपिटलिस्ट एजेंडा जो है उसको लागू करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अमेरिकन पूंजीवादी एजेंडा, जो साम्राज्यवादी एजेंडा है, और जिसके ज़रिए, पूंजीवाद के ज़रिए वो अपना साम्राज्य फैलाता है। तो उसकी जो शर्तें होती हैं वो होती हैं कि लोगों को राहत मत दो और सब्सिडी कम करो। आप किसान को खाद पे सब्सिडी नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि आप अगर सब्सिडी दोगे तो आपका माल सस्ता हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और बाहर के मार्केट में आप अच्छा माल बेच लोगे तो जो पूंजीवादी देश हैं, उनके जो कैपिटलिस्ट हैं, जैसे यहाँ पे हमारे किसानों को अभी ख़त्म करके कानून बनाने की बात थी और कैपिटलिस्टों के हाथ में खेती किसानी देने की बात थी, उसी तरह से जिन देशों में कैपिटलिस्टों के हाथ में खेती किसानी है, आप सस्ता माल बेचोगे तो वो जो लाला सेठ गिरधारी लाल अमेरिकन कॉरपोरेट्स बने बैठे हुए हैं, बड़े बड़े एलीट कैपिटलिस्ट बैठे हुए हैं, उनको कमाई करने में आसानी होगी। तो क्या होगा? आप सब्सिडी मत दो, आप बीज पे भी सब्सिडी मत दो और एक्सपोर्ट पे भी सब्सिडी मत दो। चीज़ों के दाम मत गिरने दो, कम मत होने दो, ये उनका मकसद रहता है। इसके अलावा सरकार के जो खर्चे हैं, फिस्कल डेफिसिट शब्द आपने बहुत सुना होगा, उनको कम करो। तो सरकार के खर्चे कम करने के लिए आप क्या करोगे? सरकार जिन जिन मदों में खर्चे होते हैं वहाँ कटिंग कर दो। वो कौन से मद हैं जिनमें सरकार के खर्चे होते हैं? एक तो वेलफेयर के काम में होते हैं, गरीबों को राहत देना, मज़दूरों को राहत देना, वेजेस देना, कर्मचारियों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं देना, तो वो मत करो। अब आप याद कीजिए, जैसे जैसे जिस दिन से राजीव गांधी की हत्या हुई है उसके बाद से लगातार भारत में WTO का मेंबर बना, ज़्यादा बहस के बगैर बना। नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, मत भूलिएगा। उसके बाद एक प्रधानमंत्री आए, उन्होंने और स्पीड अप किया। बहुत आदरणीय प्रधानमंत्री हैं इस देश के, उनके बारे में कोई कुछ कहता तो लोग खाने को दौड़ते हैं। लेकिन दोनों ने अमेरिका के हित में काम किया, तथाकथित लिबरलाइजेशन किया। और ये पूज्यनीय मनमोहन सिंह जी जो हैं, जिनको कांग्रेसी बहुत आरती उतारू मान के चलते हैं, ये उस पूरे मामले के बहुत बड़े कंपोनेंट थे। इसलिए आज की सरकार नहीं, ये सभी सरकारें देश के लोगों के खिलाफ काम करती रही हैं। और मैं आपको बताता हूं कि जब ये कहते हैं कि आप सब्सिडी कम करो तो क्या होता है कि कर्मचारियों पे खर्चा कम हो जाता है। आप देखिए, सरकार के पद लगातार कम होते चले गए। यही मनमोहन सिंह की सरकार थी। और अब सारे सरकारी दफ्तरों में ठेकों पे काम हो रहा है। ठेकेदार को ठेका दे देते हैं, भाई तेरा ठेका है सुरक्षा का। फिर वो कुछ सुरक्षा कर्मी 10-10 हज़ार रुपये के, 8-8 हज़ार रुपये के रख लेता है और सरकार का खर्चा कम हो जाता है। और वो क्वालिटी जो भी हो, जैसा भी हो, जो भी हो, उस मज़दूर का जो शोषण हो रहा है, वो 12 घंटे 10 काम कर रहा है, 10 घंटे 12 घंटे काम कर रहा है, उस 10,000 रुपये में, वो 10,000 तो और भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, उससे किसी सरकार को लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको अपना घाटा कम रखना है, राजकोषीय घाटा। और वो आपको कहते हैं कि आप चीज़ों पे खर्चा मत करो, आप ये सब पैसा कहाँ खर्च करो, तब आपको नहीं रोकेंगे कि आप जो है उद्योगपतियों पे खर्च करो, इन्वेस्टर फ्रेंडली बनिए, ये आपको समझाया जाता है।
तो इन्वेस्टर फ्रेंडली कैसे बनेंगे? अपने कानूनों को कमज़ोर करो, उद्योगपतियों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। गुड़गांव में मज़दूरों को परेशान करो, तोड़फोड़ हो जाए तो सारे मज़दूरों को जेल पहुंचा दो, और लेकिन कारण पता मत करो कि उद्योग के अंदर ये मारपीट हुई क्यों थी। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें। इन्वेस्टर फ्रेंडली का मतलब होता है कि विदेशी कंपनियों को खुली छूट दे दो और उन्हें खूब सारे संसाधन दे दो, यानी जो इस देश के प्राकृतिक संसाधन हैं वो उनको सौंप दिए जाएं ताकि वो माल बना सकें, क्योंकि एक कैपिटलिस्ट देश अमेरिका का इस पर कब्जा है। ये यूक्रेन में हो रहा था। आपको कहानी सुनते सुनते ये भारत की लगने लगी होगी, क्योंकि दोनों जगह एक ही तरह से अमेरिकन इंपीरियलिज्म इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। जो ओल्ड पेंशन सिस्टम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ख़त्म किया गया, वो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और अमेरिकन कैपिटलिज्म को खुश करने के लिए किया गया, ऐसा मैं मानता हूं, और उसी के बारे में बहुत सारी आपको गवाही दे रहा हूं। लेकिन हम बात यूक्रेन की कर रहे हैं। यूक्रेन में विक्टर यानुकोविच सरकार में थे और उनके ऊपर लगातार इस बात को लेकर दबाव बनाया जा रहा था कि आप जो है लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हो। जब इतना घाटा होगा तो आप आईएमएफ का कर्जा कैसे चुकाओगे? उनको कहा गया कि जो आपकी गैस है उस पे जो आम लोगों को सब्सिडी देते हो उसको आप आधा कर दीजिए। भारत में गैस सब्सिडी कहने की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। उस आदमी ने इनकार कर दिया। उससे कहा गया शिक्षा और स्वास्थ्य पे आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, इसको प्राइवेटाइज करो। लाला सेठ गिरधारी लाल शिक्षा की दुकान खोलें और अस्पताल खोलें, लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करें और इलाज कराएं और शिक्षा लें, सरकार उस पर खर्चा ना करे। हमारे यहाँ भी यही हुआ है, सेम एजेंडा। और इसके साथ में वो आदमी इस पे राजी नहीं हुआ और उसने आईएमएफ से बात करनी बंद कर दी और उसने कहा कि भाई हम ठीक है। उसने रूस से बात की कि साहब देखिए हम इनके चक्र में फंसते जा रहे हैं, हम आपके पड़ोसी हैं, आप हमारी मदद कीजिए। उनको रूस का पिट्ठू बताया जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ किस बैकग्राउंड में वो गए। जब वो रूस के पास जाते हैं, रूस से नज़दीकी बढ़ाते हैं, तो अमेरिका को बहुत ज़्यादा सुलगता है कुछ, और अमेरिका उसके बाद में उनकी सरकार को पलटने की कोशिश करता है। जो फांसीवादी ताकतें थीं, फासिस्ट फोर्सेस, एक्सट्रीम राइटिस्ट फोर्सेस, उनके ज़रिए वहाँ पे अमेरिकन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, अब आपको इस युद्ध में समझ में आ गया होगा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह से इंफॉर्मेशन वॉर में किया जाता है, किस तरह से एक साथ सारे प्लेटफॉर्म से रशिया टुडे को हटा दिया गया है। अगर आप और मैं रूस का पक्ष जानना चाहें तो हम नहीं जान सकते हैं, हमको पता ही नहीं है कि वहाँ की सरकार का क्या कहना है। जो वेस्टर्न मीडिया बताएगा सिर्फ हमको वही पता है। वहाँ से यूट्यूब, फेसबुक समेत सारे मीडिया उन्होंने ब्लैकआउट कर दिया है। तो अब रूस का पर्सपेक्टिव आएगा ही नहीं। जो कहेगा यूक्रेन, जिसको एंडोर्स करेगा अमेरिकन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया, कनाडा का मीडिया और ब्रिटेन का मीडिया, वो हमारा मीडिया हमको दिखाएगा और हम उसको सही मानेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस के बीच में वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन क्रांति की गई और सोशल मीडिया के ज़रिए सरकार को बदला गया। अब भारत में मत सोचिएगा कि किस तरह से क्या क्या बदलाव आए, सोशल मीडिया का क्या रोल था, अन्ना की क्रांति किस तरह सोशल मीडिया पे महान हुई, किस तरह से हेट स्पीच को सोशल मीडिया पे एक खास कंपनी ने बढ़ावा दिया, ये सब रिकॉर्ड पे आप मिलाते जाइए। और 2014 में एक क्रांति होती है वहाँ पे, जिसमें वो आदमी जो आईएमएफ के सामने झुकने से इनकार कर रहा था, विक्टर यानुकोविच, उसको उखाड़ के फेंक दिया जाता है और वो जाके रूस में शरण लेता है और उसकी जगह एक सरकार आती है और वो सरकार देश को विदेशी इन्वेस्टमेंट के लिए खोल देती है। अब आप एक देखिएगा ट्विस्ट तगड़ा वाला। जो देश आईएमएफ का कर्जा नहीं चुका पा रहा था, जिस देश से कहा जा रहा था कि एजुकेशन पे सब्सिडी कम करो, गैस पे सब्सिडी कम करो, जिस देश से कहा जा रहा था कि आप सैलरी पे बहुत खर्चा कर रहे हैं, ये सब रिकॉर्ड पे है, कुछ भी मन से नहीं बता रहा हूँ, आप सैलरी पे खर्चा बहुत कर रहे हैं, वो ही देश 2014 में 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 2014 में
अंधाधुंध हथियार खरीदने लगता है। अमेरिका से, नाटो कंट्रीज से अंधाधुंध हथियार खरीदने लगता है। और ये सब लोग उस देश को लगातार IMF के ज़रिए वेस्ट का गुलाम बनाने लगते हैं और वो एक ताकत बनने की कोशिश करता है। और वो जो पिट्ठू आदमी हैं उसके ज़रिए अमेरिका चारों तरफ से रूस को घेरने की कोशिश कर रहा था और यहाँ से भी नाटो को घुसाने की कोशिश करता है। अब नाटो क्यों आया वहाँ पे, उसका बैकग्राउंड आपको पता लग गया होगा। तो ये इस पूरे झगड़े का बैकग्राउंड है और इस झगड़े के बीच में IMF जैसा फोर्स बहुत अच्छी तरह मौजूद है। युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस परिस्थिति में हुआ और युद्ध की ये टाइमिंग क्यों चुनी गई, युद्ध 1 साल पहले क्यों नहीं हुआ और 1 साल बाद क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे भी एक कहानी है। उस कहानी को सुनाऊंगा तो उसके लिए अलग से 20 मिनट चाहिए, तो मैं उसको कल सुनाऊंगा। और वो कहानी है कि कैसे अमेरिका हर बार जब जब मंदी में फंसता है या महंगाई की चपेट में आता है या बेरोज़गारी की चपेट में आता है तो दुनिया में स्वाहा स्वाहा करके आहुतियाँ डलनी शुरू हो जाती हैं और कहीं ना कहीं लोग जलने लगते हैं, बर्बाद होने लगते हैं, तबाही होने लगती है, कुछ और हथियार बिकते हैं। इसकी पूरी डिटेल्स बताऊंगा, एक एक वॉर बताऊंगा कि ये वॉर हुआ क्योंकि ये मामला था, वो वॉर हुआ क्योंकि ये मामला था और जब ये मंदी आई तो फिर ये वॉर हो गया। सब कुछ बताऊंगा। कल 9 बजे फिर मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। नमस्कार, जय हिंद।